शादी के नाम पर मतलब एक तमाशा था ज़िंदगी का, और वो मर्द मर्द नहीं था, जानवर था। मिडल उंगली है ना, ये मेरे मुंह में फंस गई। इस उंगली के साथ मेरा पूरा जबड़ा बाहर आ गया। औरत को घर बसाना है, मर्द को क्यों नहीं बसाना? आज इस स्टेज पे समझ में आता है कि ताली दो हाथ से बजती है, थप्पड़ एक हाथ से लगता है। We have women who turned into stories and hashtags saved themselves from a horrific end. We have women who turned into stories and hashtags. They couldn't survive that physical and emotional abuse. But we also have such women who saved themselves and their children through this physical and emotional abuse and saved themselves from a horrific end. Among such strong women, we have at Momcast today Ms. Khatija Ashraf. She is a wonderful entrepreneur, single mom of 2 and woman of inspiration. अस्सलाम वालेकुम खतीजा। वालेकुम अस्सलाम। खतीजा के साथ हमारे साथ मौजूद हैं किरण जावेद, a clinical psychologist and addiction therapist. Thank you so much, Kiran, for joining the discussion, and we are here to discuss all the details which are needed considering the issues we are having these days in society. Thank you so very much for having me for such a good topic. Thank you, Kiran, for taking out time. Coming to our first part, Khatija, तुम माशाल्लाह आज इतना ज़्यादा ग्रो कर गई हो. वी ऑल नो हाउ फार यू हैव कम. तुम्हारा सक्सेस स्टोरीज़ हम सब ने देखी. बट अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड में चले जाएं कुछ सालों पहले तक, हमें पता है थोड़ा सा पेनफुल होता है उन मेमोरीज़ को रिवाइव करना. बट कितनी सारी ख़वातीन हैं जो कहीं ना कहीं सिमिलर फेज से गुजर रही हैं, एंड दे वांट टू हियर योर स्टोरी. यू वेंट थ्रू अ फिज़िकल अब्यूज़, यू वेंट थ्रू अ इमोशनल अब्यूज़, यू वेंट थ्रू अ टेरेबल फेज़ ऑफ योर लाइफ. तो उस वक्त जब तुम इस फेज़ में थी, यू आर फेसिंग ऑल दैट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, तुम्हारा उस वक्त एग्जैक्ट थॉट प्रोसेस क्या था? दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी. वाकई में उस वक्त यही सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी. उस वक्त फैमिली सपोर्ट थी, मगर मुझे दुनिया का डर था, क्योंकि एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा हो चुका था. 2 दफ़ा? 2 दफ़ा. ये मेरी सेकंड मैरिज थी जिसको मैंने इसमें ज़्यादा सर्वाइव किया. पहली शादी मेरी 16 साल की उम्र में हो गई थी, बहुत छोटी थी, जिसको मतलब पता भी नहीं होता कि शादी होती क्या है. 16 ईयर्स तो बहुत जल्दी होता मतलब आप लड़की को कुछ नहीं पता होता, उस वक्त खेलने की और समझने की, ज़िंदगी को जीने की उम्र होती है. उस वक्त मुझ पर जिम्मेदारी डाल दी गई थी. खैर वो शादी का टाइम रही नहीं. उसमें भी मेरी अब्यूज़ मैरिज ही थी, मगर बहुत ज़्यादा नहीं थी, मगर थी. तो 5 साल बाद फिर शादी हुई. जिससे शादी हुई तो शायद वो शादी के नाम पर मतलब एक तमाशा था ज़िंदगी का, और वो मर्द नहीं था, जानवर था, क्योंकि मैं उसकी 3rd वाइफ थी. खैर ये हो गया. उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले, बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं ना, इनकी गलत थी. जो हमारे उसे कहते हैं ना, जब बुराई आती है तो आंखों पे पर्दे आ ही जाते हैं, और जब बुराई होती है तो आप भी आंखें बंद कर लेते हैं, और दुनिया वाले भी आपको कुछ बताते नहीं, जिनको बहुत कुछ पता होता है. खैर शादी हो गई. शादी के टाइम पे पता चला कि भाई उन्होंने तो शादी बच्चों के लिए की है. चलो भाई ठीक है, ओके. उनको बीवी की ज़रूरत नहीं थी, उनको एक बच्चों की अम्मा चाहिए थी जो आयागिरी करती. खैर उसमें भी मुझे कोई इशू नहीं था, क्योंकि अब एक दफ़ा हो चुकी थी. सो कॉल्ड ये था कि भाई दुनिया क्या बोलेगी, एक दफ़ा घर ख़राब हो चुका है तो इसी में कुछ कमी होगी. इवन मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही थी. मेरे फैमिली वाले बहुत कहते थे कि बेटा ये घर नहीं चलेगा. अबॉर्शंस होना एक नॉर्मल वे था. मतलब आप नॉर्मली आप अबॉर्शंस होते थे, उस पर कोई आपको नहीं देख रहा. आपकी अपनी फ़िज़िकल जो क्या कहते हैं ना हालत है, वो कोई आपको नहीं देख रहा. आपकी चीज़ों को कोई आपको खाना पीना नहीं मिल रहा आपके साथ. You were going through so much, और कोई no one was bothering about it. कुछ भी नहीं. You went through abortions. Exactly, like 4 to 5. My God. या खैर इन शॉर्ट ये हो गया कि खाना नहीं मिलता था, कोई चीज़ की ट्रीटमेंट नहीं होती थी, मारना पीटना. एक फर्स्ट टाइम जब हाथ उठा शादी के 1 महीने बाद, शादी के 1 महीने बाद जब हाथ उठा, बहुत सारी चीज़ हुई. तभी मेरी फैमिली ने कह दिया बेटा ये नहीं चलेगा घर. तो मैंने कहा नहीं चला लूँगी, मैं कर लूँगी, मगर ये मेरे करने से नहीं होता. आज इस स्टेज पे समझ में आता है कि ताली 2 हाथ से बजती है, थप्पड़ एक हाथ से लगता है. फिर इस बात पर समझ में नहीं आया. माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया, सब ने किया, मगर
कहते हैं कि बस उस वक्त था कि दुनिया क्या बोलेगी, तो फिर मैंने So चलाने that की was your कोशिश की। exact thought process behind all this thing जब तुम इस चीज़ से गुजर रही थी, और तुम्हारा दिल भी करता होगा कहीं ना कहीं कि बस सब छोड़ छाड़ दूँ मैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे, मैं स्पेशली दूसरी शादी से बाहर निकलना। बेनिश, मैं ज़िंदगी में ऐसे सिनेरियो पे थी कि ऐसा लगता था कि जेल की ज़िंदगी जी रही हूँ। माँ बाप से नहीं मिल सकती थी, खाना नहीं मिलता था, कोई आपकी आपकी ज़िंदगी नहीं थी। जब मेरे अब्बू की जब एक्सीडेंट हुआ ना, शाम के टाइम एक्सीडेंट हुआ है, मेरे पास मोबाइल नहीं था। एक्सीडेंट के टाइम पे मेरे मेरे इसके नंबर पे मेरे मेरे भाई का नंबर आ रहा था। मुझे नंबर याद नहीं था उस वक्त, नंबर कौन नहीं मोबाइल में जब होते हैं सब कौन याद रखता है। भाई का नंबर आ रहा है, इसने बाहर जाके बात करी, इसने कहा तुम तैयार हो जाओ और तुम चलो, क्या कहते हैं, जाना है। मैंने कहा कभी तो मुझे लेके कहीं नहीं गए, कहीं कुछ किया नहीं, एक घर से कदम निकालने के लिए इजाज़त नहीं, और ऊपर ख़ुद भी लेके जाना नहीं। अब्बू के डेथ के बाद ये हुआ कि जब पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी बेटी माशाल्लाह से उस वक्त मैं कंसीव किया था, बहुत ज़िद करके मैंने कहा अब मैं अबॉर्ट नहीं कराऊंगी। फिर क्या कहते हैं ना, अब मेरी इद्दत में छोड़ देना, 2 बजे तुम्हारा भाई लेने आ जाए, इससे पहले तुम जाओगी नहीं, उसके बाद क्या कहते हैं ना जा सकती है, वो भी तुम जाओगी अपनी अम्मा के घर, मोबाइल खोलोगी तो बात करोगी। ठीक है, ओके। नानी हॉस्पिटल लेके जाए, छोटा भाई हॉस्पिटल लेके जाए, मेरी अम्मा इद्दत में। फिर मैं हॉस्पिटल जाती थी 4 महीने तक, और मेरी हालत ऐसी होती थी, जब ड्रिप लगाने खाना तो मिलता नहीं था, जो सारी चीज़ें होती थी, इश्यूज़ होते थे, हॉस्पिटल लेके जाएँ, वहाँ से ड्रिप लेकर आएँ, फिर वापस बुला ले, फिर घर के सारे काम करवाएं, सारी चीज़ें। कितनी चीज़ें ऐसी हों कि बस 9 महीने मैंने स्ट्रगल कर कर के, ज़िद कर कर के अपने आप को मना के गुजारे कि नहीं आज नहीं कल अच्छा हो जाएगा, आज नहीं कल अच्छा हो जाएगा। मुझे बहुत बाद में पता चला कि ड्रग्स लेता था। अब जब है ना, फिर बरसी वाले दिन, एक दिन पहले इसने मेरे मुंह पे पंच मारा, मेरा दांत तोड़ दिया। फिर इसके बाद उससे माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरे भाइयों ने कहा कि नहीं अब हम तो इस चीज़ को नहीं करते। मेरे का एक फ्रेंड आया कि नहीं, फिर क्या कहते हैं ना, उसका दोस्त बीच में आया, उन्होंने माफ़ी की, फिर मैं दोबारा आ गई। फिर इसके बाद क्या कहते हैं ना, चलता रहा। सोया कुछ 6 महीने की थी, बकरा ईद की रात थी। बकरा ईद की रात को इतना मारा कि मेरी आँख है ना पूरी नीली और ये बंद हो गई थी। और बहुत ज़िद करने के बाद मैं हॉस्पिटल गई हूँ। हॉस्पिटल के गेट पे छोड़ दिया, जाओ दिखा कर आ जाओ। जब दिखाने गई हूँ तो डॉक्टर बोलता है किस तरह आपको क्या, आपकी तो पूरी स्किन फट गई है, ये क्या हुआ? मैंने कहा मैं गिर गई। मैंने एक अच्छे बहाने ढूंढे हुए थे कि मैं हर दफ़ा गिर जाती थी, अपनी नज़र से रोज़ गिरती थी, मगर मैं लोगों को चेहरे पे निशान होते थे, जिस्म पे निशान होते थे, तो वो कहती थी मैं गिर गई हूँ। खैर वो वक्त भी निकल गया, मुझे लगा कि सब सही हो जाएगा। 3 साल बाद फिर अहमद, फिर अबॉर्शन, फिर मैंने कहा नहीं अब मैं नहीं कराऊंगी। अब फिर मैंने अहमद के टाइम पे कंसीव किया। अहमद के पैदा होने के जैसे कुछ महीनों बाद एक दिन ऐसा हुआ कि कारी साहब के ऊपर ये बात हुई कि कारी साहब देवबंदी के सुन्नी है। ठीक है, मैं इधर अब इस डिबेट पे नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को नेगेटिव लेंगे कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो आप खुद ही पूछेंगे ना कि है ना कारी साहब कौन से, ये आपकी तो इजाज़त नहीं है कि मैं किसी मर्द से बात करूं, या आप इस चीज़ को तो पसंद नहीं करते, तो मैं कारी साहब को डायरेक्ट कैसे पूछूं कि कारी साहब आप सुन्नी हैं कि देवबंदी है कि आप क्या कहते हैं ना, आपका जो भी है आप बता दें, या दावत इस्लामी वाले। ठीक है, कॉन्सेप्ट इस पे था। फिर इन्होंने कहा कि तुमने कैसे बोला कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे इन्होंने मारने के लिए मुझे पकड़, मैंने कहा यार अब ये मारेंगे ना, तो ये बंदा मुझे मारेगा तो मेरा कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ देगा। तो इन्होंने मेरे बाल पकड़े और जो इनकी मिडल उंगली है ना, ये मेरे मुंह में फंस गई। मैंने इनको धक्का मारा, इस उंगली के साथ मेरा पूरा जबड़ा बाहर आ गया। मैंने उस वक्त बुर्का पहना, नकाब किया, और हम लोग मेमन हॉस्पिटल गए। उन्होंने कहा ये तो ऐसे नॉर्मली सर्जरी, इसकी सर्जरी होगी, स्टिचेस नहीं लगेंगे वरना मुंह टेढ़ा हो जाएगा। मैंने कब तक मेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा, मैं तो, और मेरे पास तो बचेगा नहीं, मेरा तो चेहरा भी ख़राब हो गया इन सब चीज़ों में। फिर ऑपरेट हुआ। ऑपरेशन के वक्त ना डॉक्टर बोलता तुम तो इतनी छोटी सी हो, तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा बस वो मैं गिर गई थी। जब ये हो गया, मेरा देवर बोलता है मेरे भाई को कि तुम्हारी बहन का मुँह फाड़ा है तो सिलवाया भी तो है ना, मुंह फाड़ा है तो सिलवाया भी है। तो मेरे भाई ने बोला कि भाई फाड़ा है सिलवाया तो इससे क्या फाड़ने की नौबत ही क्यों आई है, या बीवी है? पहले हम सुनते थे, जब खुद पे गुजरी तब भी समझ में नहीं आया, और अब लगता है कि यार ये तो मैंने गलत समझा ही नहीं, ये तो गलत था, और ये शुरू से था। इस चीज़ को तो मुझे समझना चाहिए था कि ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि गलत आप अपने ही साथ गलत ना इंसाफ। मैंने ज़िंदगी में अब जाके सीखा कि अपने आप से मोहब्बत नहीं करोगे ना तो कोई आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। अच्छा किरण, खतीजा की जो ये कहानी आपने सुनी, आई एम श्योर वी हैव thousands of such women in our country who are going through the same traumatic experience. As a clinical psychologist and addiction therapist,
हमें दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि इनके जो एक्स हस्बैंड थे वो ड्रग एडिक्ट भी थे, और मेरा नहीं ख्याल कि वो मेंटली भी उनकी वेलबींग सही थी. बट हाउ डू यू लुक एट दिस सिचुएशन एज अ एक्सपर्ट? अगर मैं मुवाजना करूँ इस पूरे केस का, तो एक टोटल टॉक्सिक रिलेशनशिप था ये, जिसको सिर्फ घसीटा जा रहा था, सिर्फ ज़बरदस्ती माशरे के डर से, घर वालों के डर से, या अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, जो कि पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन नहीं थी, टेम्प्रेरी सेटिस्फेक्शंस थी ये, लेकिन बस इसको किसी ना किसी तौर पे घसीटा चला जा रहा था, जिसका रिज़ल्ट भी यही है कि चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही थी, मामलात बिगड़ते चले जा रहे थे. हस्बैंड जो है, साइकोलॉजिकली देखूँ तो ही वॉज मेंटली सिक, ही वॉज नॉट नॉर्मल, ही मे बी ही स्टिल नॉट नॉर्मल, लेकिन सपोर्टेड बाय हिज फैमिली. यस, और ये सब अपने माँ बाप को, यानी लड़के के माँ बाप को ये बात अच्छे से कहीं ना कहीं पता होगी, क्योंकि आप देखेंगे उसकी भी पहली शादी नहीं थी, ठीक है, उसकी भी सेकंड थर्ड जो भी शादियाँ इसकी हुई हैं, तो ये भी उसकी अज्ञान एक शादी थी. उनके माँ बाप के शायद जहन में ये हो कि शायद सुधर जाए, शायद अब सुधर जाए. लुकिंग एवरी वाइफ एज देयर सन्स रिहैब सेंटर, एग्जैक्टली, कि जैसे वो आ रही हैं उनको ठीक करने के लिए, फिक्स करने के लिए. एक ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा डिलेमा है कि क्यों बीवी को ये समझा जाता है कि जैसे वो कोई या तो साइकोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, या कोई रिहैब की कोई ऐसी चीज़ है जो फिक्स कर देगी. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. कहते हैं ना, परेशान है, बिगड़ा हुआ, एग्जैक्टली, बिगड़ा हुआ शादी करा दो, बीवी सुधार लेगी. तो बीवी की भी शादी हुई है, उसके लिए भी न्यू फेज स्टार्ट हुआ है, क्या वो संभालने के लिए आई है? सो ही वॉज टोटली मेंटली सिक, जो कि रिश्ते में जाने से पहले माँ बाप को थेरेपिस्ट के पास काउंसलिंग के लिए लेके जाना चाहिए था. यहाँ पर जो मेंटल हेल्थ है ना, वो जेंडर ओरिएंटेड नहीं है कि मेल है तो ओके है, फीमेल है तो नहीं. इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी. इंसान की साइकी, एवरी इंसान डिजर्व्स रिस्पेक्ट, डिग्निटी, वैल्यू, स्पेशलिटी, बी इट हस्बैंड और वाइफ. ये हम भूल जाते हैं, और हम शादी पे एक बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत उस पर एक बना हुआ है स्लोगन के, औरत को घर बसाना है, मर्द को क्यों नहीं बसाना. अब आई थिंक आपने वो चीज़ लर्न कर ली है कि व्हेन देयर इज अ राइट टाइम, तब वी हैव टू से नो टू अब्यूज, वी हैव टू स्टैंड फॉर आवरसेल्फ, वी हैव टू राइज अप फॉर आवरसेल्फ. एग्जैक्टली दैट जो आपने ये कहा कि देयर इज अ पॉइंट व्हेन वी रियलाइज कि बस अब नहीं, क्योंकि भाई तुम तो, मैं जो तुम बता रही हो कि जिस लेवल की तुमने अब्यूज फेस किया, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि तुम तो मरते मरते वापस आई हो. तो क्या करूं, जिंदगी जीनी तो है जब तक ये लिखी है. और सबसे आगे सबसे बड़ी बात, मेरे पास 2 औलाद है जिनको लेके चलना है, जिनको सिखाना है कि बेटा ये सही है और ये गलत है. जो चीज़ मेरे साथ गुजरी है वो इर्द गिर्द लोगों के लिए भी बेहतरीन सबक है और अपने बच्चों के लिए भी है. जब आप एक कामयाबी पर आ जाते हो, जब आप अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ पर होते हो और अपने फोकस कर रहे होते हो अपने एम पर, तो आप जब एक लेवल पर आ जाते हो ना, तो लोग आपसे पीछे मुड़ के पूछते भी नहीं कि तुमने क्या किया था. तुम डिवोर्स, तो आज तक मुझे याद नहीं पड़ता कि लोगों ने मुझे कभी सिंपैथी दी हो कि यार तुम्हारे साथ ये हो गया, अच्छा ये हो गया. ना लोगों ने पूछा, ना, क्योंकि जो चीज़ मैं पहले सोचती थी, जब वो मुझे आज समझ में आता है, वो तो मुझसे किसी ने पूछा नहीं जो मैं सोच रही थी. कुछ करना तो था क्योंकि बच्चे जिम्मेदारी पे थे, उनको खिलाना पिलाना सब कुछ तो खुद ही जिम्मेदारी थी, बच्चे खुद के थे. तो फिर ऐसे ही रैंडमली किसी ग्रुप में किसी ने पूछा कि मुझे दावत के लिए खाना चाहिए, तो मैंने उनको इनबॉक्स कर दिया. मैंने कहा मैं खाउसे बना दूं. उस वक्त इतना खाउसे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ना ऑनलाइन खाने का. Khausa is by the way a Memon dish, which is Memon and Burmese dish, which is very much famous, और खतीजा ने वहीं से स्टार्ट लिया. मैंने वहीं से स्टार्ट लिया. रैंडमली मैंने उनको इनबॉक्स किया, उन्होंने कहा ठीक है आप बना दें. मैंने बगैर कॉस्टिंग बगैर कुछ किया उनको प्रॉपर तरीके से उनको बना के दे दिया. उनके घर जाके भी सेट करके उनको सब कुछ करके दे दिया. ठीक है, वहाँ से उनकी पिक्चर्स अच्छी आ गई. 2 महीने बाद फिक्स 2 महीने बाद मैंने खाउसा उसको स्टार्ट किया. रैंडमली नाम सोचा, रैंडमली सब काम किया, पता नहीं था किस तरह होगा. वो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. जब वो जर्नी 6 महीने तक बहुत अच्छे तरीके से रिव्यूज़ अच्छे आ गए, 3000 लाइक आ गए. उस वक्त 3000 ऑर्गेनिक लाइक्स भी बड़े मैटर करते थे उस वक्त. मेरे एक्स हस्बैंड ने क्या किया, मेरी आईडी को हैक किया. फिर क्या कहते हैं ना, आईडी हैक हो गई, पेज क्या कहते हैं उड़ गया, सारी चीज़ें हो गई, वापस नहीं मिला. बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, रिकवर नहीं हुआ. फिर वापस दोबारा बनाया, फिर लोगों को दोबारा हाथ पैर, एक दफ़ा ऑर्डर कर ले, एक दफ़ा कर ले, ये कर ले वो. फिर वहाँ से स्टार्ट किया.
कभी बूस्ट नहीं किया, कभी कुछ नहीं, मेहनत से करते 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 आज खाउसा हाउस 20,000 पे है और कितनी रेटिंग है, सारी चीज़ें। And we all know and we all saw that actually. माशाल्लाह, और खतीजा ये तो तुम्हारी मल्टीप्लाई बाय 2 वाली मेहनत हो गई है कि पेज को भी तुमने जो है ना दोबारा से किया, मतलब मैं बट दैट इज द रेजिलियंस। मैं यही देखती हूँ कि आज अगर मैं अपने आप को तुम्हारी जगह रखूँ कि मेरे कोई, क्योंकि सोशल मीडिया की फॉलोइंग है, वो ऑर्गेनिक रीच ही इतना लाना मुश्किल होता है, तो मैं तो रोना शुरू कर दूँ। और मतलब बहुत हिम्मत चाहिए होती है भाई इस तरह की। मैं ये कहूँगी खतीजा, जब आपने अपने पोटेंशियल को समझा और उसको यूटिलाइज किया और आज देखिए आप कहाँ पर हैं। You can do it. डर को ओवरकम करें and you will see कि there's a beautiful life waiting for you ahead. Indeed. खतीजा, वैसे तो she has summed up really well, और तुम्हारी इंस्पिरेशनल कहानी ही में ही इतने मैसेजेस हैं कि हम सामने वाले जो देख रहे हैं हमें वो कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर. One last message which you would like to give out to other women who are watching and somehow going through the same thing. जैसे किरण ने कहा है कि अपने आप से मोहब्बत, सबसे पहले तो अपने आप से मोहब्बत करना सीख लें, क्योंकि हमारे लिए मैं हूँ तो दुनिया है, मैं नहीं हूँ तो दुनिया नहीं है. सबसे पहले तो अपने आप को देखें. और माँ बाप, यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी बच्चियों को एक बैलेंस रख के चलना सिखाएं. ये भी नहीं कि आप ये कह दो कि नहीं छोटी सारी चीज़ों से इश्यूज़ हो के तो आप डिवोर्स पर आ जाओ, ये भी गलत है. मगर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होने के बाद भी आपको कि नहीं डिवोर्स नहीं लेना, वो भी गलत है. आप बैलेंस करके नो कहना सिखाएं, नो कहना सिखाएं, क्योंकि बाउंड्रीज आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है. ये माँ बाप अपने बच्चों की, ये नहीं कि बेटियाँ, इस वक्त बेटों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटे से घर चलता है, बेटी से घर चलता है. ठीक है, अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, बेहतरीन है कि इस दौर में गाइड करने वाले भी लोग हाजिर हैं जो कह रहे हैं कि आओ और हमसे कुछ सीख लो, हम बता देते हैं. और उस पर आप नहीं सीख रहे, ये गलती आपकी है. यस, एब्सोल्युटली. और प्लीज़ अगर किसी को कोई भी तरीके की हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैं हमेशा हाजिर हूँ. मगर मैं कभी भी, लोग ये समझते हैं ना कि डिवोर्स इज एंड है, सब चीज़ों का एंड नहीं है. आज का ये एपिसोड काफ़ी इमोशनल भी था मगर मच नीडेड था, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो ऐसे मराहिल से गुजर रही हैं. उन्हें कहीं ना कहीं मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है, कहीं सही एडवाइस की ज़रूरत होती है, ऐसी स्टोरीज़ की ज़रूरत होती हैं जिनसे वो रिलेट कर पाएँ और अपनी तरफ से जो भी एक्शंस नीडेड हैं वो ले पाएँ, अपनी ऊपर काम कर सकें, अपनी सराउंडिंग में काम कर सकें. और अगर आप उनमें से नहीं भी हैं तो हो सकता है आपके अराउंड कोई ऐसा हो जो सफ़र कर रहा हो. सो मेक श्योर यू आर प्लेइंग योर पार्ट वेल. सही डायरेक्शन में उनको मशवरा दें, और अगर आप खुद एक मशवरा ले रहे हैं तो उसको भी सीरियसली कंसिडर करें. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इतने ट्रॉमा में होते हैं कि हमें वो एडवाइसेस अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन वो हमारी भलाई के लिए होती हैं. यू आर नॉट अ रिहैब सेंटर, यू आर नॉट अ थेरेपिस्ट. एट सम पॉइंट यू नीड हेल्प. सो मेक श्योर यू आर टेकिंग द राइट हेल्प एट द राइट टाइम टू save your life and your kids' life as well. Thank you so much for watching us.